सो लास्ट क्लास में हमने किया था कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टेंस क्या था आपको बताया था, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है कि भाई आप कंडक्टर में से जब करंट को पास कर रहे हो तो करंट को जो ओपोज करने की टेंडेंसी होती है दैट इज योर रेजिस्टेंस। एंड हमें पता है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अभी लिखना छोड़, पहले समझा दूंगी फिर दिखा दूंगी, लिख लेना। लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है हमारे पास में। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आपके पास आ जाता है R इक्वल्स टू रो L बाई ए, जहाँ पे रो आपके पास में होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। दैट इज इन अ स्पेसिफिक कंडीशन, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है उसे कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से आप रो निकालोगे तो रो आ जाएगा आपके पास में R A बाई L आपके पास। तो कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट G से करते हैं तो G इक्वल्स टू 1/R हो जाएगा। R हमें पता है क्या, रो L बाई ए, तो 1/R हो जाएगा आपके पास में 1/L बाई ए, जिसको आप करोगे सिंप्लीफाई तो ये बन जाता है 1/R इक्वल्स टू 1/रो A बाई L। मतलब हमारे पास G क्या आ गया? हमारे पास G आ गया 1/रो A बाई L आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे 1/रो जो कि हमारे पास में था रेजिस्टिविटी, रो क्या था? रेजिस्टिविटी। तो ये बन गया आपके पास में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। इसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं कपा से। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं हमारे पास में G इक्वल्स टू कपा A बाई L, जहाँ पे कपा आपके पास में जो है वो कंडक्टिविटी है। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है आपके पास में सीमेन पर सेंटीमीटर। जस्ट गिविंग अ शॉर्ट रिवीजन। आवाज ही नहीं आ रही आपके पास में? सीमन। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? गला खराब हो रखा है, जोर से बोलना पड़ेगा। तो कंडक्शन की बात करें थे हमारे पास में, दैट मीन्स कंडक्शन किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो कंडक्शन डिपेंड करता है आपके पास में नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि आपका मटेरियल किस तरीके का है। मटेरियल आपके पास में कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, किस तरह का मटेरियल है आपके पास में। सो फर्स्ट उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड आपके पास में डिपेंड करता है हमारे पास में टेम्परेचर पे। टेम्परेचर में जैसे चेंज आएगा आपके पास में कंडक्शन में भी चेंज आएगा। विद राइज इन टेम्परेचर कंडक्शन कम हो जाता है आपके पास में। एंड प्रेशर एंड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, साथ ही आपके पास में डिपेंड करता है, ये कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर हम देखें अलग अलग मटेरियल में हमें अलग अलग कंडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स में अगर आप देखो, कंडक्टर्स क्या है आपके पास में, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो मटेरियल्स होते हैं हमारे पास में जिनके पास में बहुत ही ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है आपके पास में? बहुत ही ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी होती है। जैसे आपके पास में जितने भी मेटल्स हैं, आपके पास अलॉयज हैं, या आपके पास में हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं हमारे पास में, मतलब ये कंडक्टर्स है आपके पास। अलॉन्ग विद दैट आपके पास में कुछ ऐसे वो होते हैं नॉन मेटल्स आपके पास, जैसे कि ग्रेफाइट है। एक्सेप्शन है हमारे पास में कि नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्शन शो करेगा। ग्रेफाइट है आपके पास में, कार्बन ब्लैक है, और कुछ पॉलीमर्स होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जो कि हमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी दैट इज हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, हम बात कर सकते हैं कंडक्टर्स में दो तरह के कंडक्टर्स हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आपके पास में। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या है आपके पास में, क्योंकि मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ा हुआ है हमने बहुत पहले से, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस कारण से यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कब होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तब होगा जब आपके पास में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारे पास, पर इसमें मैटर का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है। मेटलिक कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास टेम्परेचर घट रहा है तो इसका जो कंडक्शन पावर है वो भी आपके पास में क्या होगा? घटेगा। एज टेम्परेचर रिड्यूसेस कंडक्शन ऑल्सो रिड्यूसेस। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें अगर हमारे पास में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है आपके पास में फ्लो ऑफ चार्ज के कारण। किसके कारण? फ्लो ऑफ चार्ज के कारण। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, यहाँ चार्ज की बात हो रही है आपके पास में, ये चीज ध्यान रखना।
सॉरी, चार्ज की बात हो रही है आपके पास में, मतलब हम आयंस की बात कर रहे हैं आपके पास में। इलेक्ट्रॉन नीड नॉट नेसेसरी, आपके पास कोई आयनिक पार्ट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा जब चार्ज आपके पास में मूव करेगा। तो चार्ज के मूव करने के कारण आपके पास में होगा, बट चार्ज जब मूव कर रहा है तब भी आप क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे भी आपके पास में नो डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर, नो डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर आयंस। भाई जो भी आपने सॉल्ट लिया, सॉल्यूशन लिया, उसमें से आयंस आपके पास में जो है वो फ्लो कर रहे हैं, बट आपके पास में मैटर फ्लो नहीं करेगा, मैटर डिकम्पोज नहीं होगा, मैटर एज इट इज रहेगा आपके पास। बात करें कंडक्शन की टेम्परेचर के साथ रिलेशन की, तो कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है आपके पास में जैसे जैसे जो है वो आपके पास में टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपके पास में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिसोसिएशन भी इंक्रीज होगा। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज आयंस का जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना और उनका फ्लो होना फिर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास मटेरियल्स में इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या है आपके पास में, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर नॉर्मल में बोले हम कहते हैं इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। क्यों पास नहीं करती है? बिकॉज दे हैव वेरी लो कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। जैसे कि आपके पास में है ग्लास, सेरेमिक्स, इनसे इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में बिल्कुल भी पास नहीं करती है। देन कम्स योर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी किसके बीच में हो? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इनकी कंडक्टिविटी लाई करेगी किसके बीच में? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में इनकी जो है वो कंडक्टिविटी लाई करती है। ये कैसे बनाए जाते हैं? ये डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटी के साथ बनाए जाते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग। इनको हम डोपिंग के साथ बनाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की डोपिंग कर दो तो आपको एक सेमी कंडक्टर मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, आपने सिलिकॉन की गैलियम के साथ में कर दी तो आपको एक डायोड मिल जाएगा, हमें एक डोपिंग करके एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा जो एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। हियर कम्स सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं आपके पास में? दे हैव जीरो रेजिस्टिविटी। सुपर कंडक्टर्स क्या है? जीरो रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी जीरो है तो हमें पता है कंडक्टिविटी 1 रेजिस्टिविटी दैट इज 1/0 क्या होगी? इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टर्स के पास में इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है, इसलिए इन्हें सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। आपके पास में क्या होते हैं? आपके पास में जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स एंड अलॉयज एट अ वेरी लो टेम्परेचर, एट अ वेरी लो टेम्परेचर दैट इज लाइक 0 to 15 केल्विन। इतने लो टेम्परेचर पे आपके पास में जितने भी आपके पास में मेटल्स है, अलॉयज है, वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हम सेरेमिक मटेरियल्स को मिक्स करते हैं उनके ऑक्साइड्स के साथ में, जो कि एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक 150 केल्विन क्या जाता है, और वो तब सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस।
अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की। देखो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में कहा जिसमें चार्ज फ्लो करता है, राइट। क्या फ्लो करता है आपके पास में? चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होते हैं? ये वो मेटल्स होते हैं आपके पास में जिसमें कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेटेलिक कंडक्टेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका जो मैटर है वो उसका नेचर क्या है, मेटल का नेचर क्या है और मेटल का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें जो कंडक्टेंस है दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो नेचर एंड एक स्ट्रक्चर, कि आपका नेचर क्या है मेटल का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में प्रेजेंट है, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम आपके पास में कितने प्रेजेंट है हमारे पास। एंड साथ ही टेम्परेचर पर डिपेंड करता है आपके पास में। क्यों? मैंने अभी भी बताया था आपके पास क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन कंडक्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में क्या है? डिक्रीज इन कंडक्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस क्या है आपके पास में? रिड्यूस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है आपके पास में? रिड्यूस होता है हमारे पास में। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है वाटर आपके पास, क्योंकि वाटर हमें कंडक्टिविटी शो करता है। वहीं पे अगर हम बात करें प्योर वाटर की, क्या प्योर वाटर सेम कंडक्टिविटी शो करेगा? हाँ जी, वेरी गुड। प्योर वाटर सेम कंडक्टिविटी नहीं शो करता है, रेदर ये प्योर कंडक्टिविटी होने के कारण आपके पास लो कंडक्टिविटी शो करता है। पर जैसे ही आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें डिसॉल्व किया, क्या किया आपने? इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपने इसमें डिसॉल्व किया, तो वो इलेक्ट्रोलाइट खुद से अपने आयंस बना लेता है। जैसे इसमें सोडियम क्लोराइड मिला दो NaCl, तो जैसे ही पानी में NaCl बनाओगे Na+Cl- अपने आयंस खुद से डिसोशिएट हो जाएंगे हमारे पास में। तो जैसे ही आप इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने खुद के आयंस बना लेता है। क्या बना लेता है? आयंस बना लेता है आपके पास में। तो जैसे ही मैंने प्योर वाटर में एक इलेक्ट्रोलाइट बनाया, कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? यस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस आपके पास में। कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है आपके पास में। क्यों? बता दिया, क्योंकि प्योर वाटर में आयंस डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं आपके पास में, बट इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से इलेक्ट्रोलाइट अपने आप अपने आयंस को डिसोशिएट कर लेता है, जिस कारण से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, राइट? हाँ या ना? तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस हो रहा है वो कंडक्टेंस किसके कारण हो रहा है? यहाँ पे जो कंडक्टेंस हो रहा है आपके पास में वो आपके पास हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के कारण से। हाँ या ना? इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के कारण से आपके पास में। तो इसे इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टेंस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? कंडक्टेंस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के कारण। कंडक्टेंस किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के कारण आपके पास में। समझ में आ गई ये बात? इसका मतलब कि जो आपके पास में कंडक्टेंस है किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कंडक्टर्स बोल दो या सॉल्यूशंस बोल दो, एक ही बात है। चलो सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस डिपेंड्स ऑन, बताओ किस पे डिपेंड करेगा? मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, क्योंकि आयंस कहाँ से निकल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट पे निकल रहे हैं आपके पास। समझ में आ रही है बात? सबसे पहली चीज किस पे डिपेंड करेगा आपके पास में? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किस पे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपके पास। दूसरा, बट पहले इसी के देख लो, साइज ऑफ आयंस।
आयंस की साइज क्या है, क्योंकि उनकी साइज पे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे आपके पास में। उनका सॉल्यूशन जो बना वो किस तरह का सॉल्यूशन बना है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी, भाई कैसा आपका विस्कस है या नॉन विस्कस है आपके पास में, पता है ना, वो थिक है शहद की तरह या फिर आपके पास में फ्लोइंग वाला रख रहा है, तो उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा आपके पास में। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या होगा सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आपके पास में इफेक्ट करेगी आयन की कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपके पास में। एंड टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर चेंज बता दो क्या होगा अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हूँ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, मुझे सुनाई दिया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो फिर क्या करता है? विद इंक्रीज क्या होगा आपके पास में? इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। मतलब अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपके पास कंसेप्चुअल आता है तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बीच में कंपैरिजन बोल रहा है तो यू हैव टू चेक द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट्स कंसंट्रेशन एंड साइज ऑफ आयन। तीन चीज़ों को देख के फिर उसके बेसिस पे आप आंसर को बताओगे। टेम्परेचर वेरिएंट है तो आप टेम्परेचर को देख के बताओगे आपके पास में। समझ में आ रही है ना बात? तो आपको जो है वो ये फैक्टर्स देखने और इनको देख के आंसर बताना है। क्लियर? तो होता क्या आपके पास में, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं तो जो मेटलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं आपके पास में उनमें कोई चेंज नहीं आता आपके पास में। तो थ्रू आउट द सेमी कंडक्टर अगर हम देखें हमारे पास में, तो डायरेक्ट करंट आपके पास आयनिक सॉल्यूशंस में फ्लो करेगा। कैसा करंट फ्लो करेगा? यस, इसमें क्या होता है आपके पास में? डीसी, डायरेक्ट करंट, क्योंकि वो रिवर्स वाला काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स का रिवर्स भी होता, जैसे हमने सेल में किया था हमारे पास में कि वो रिवर्स हो रहा था अपना न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, तो आपके पास में करंट जो है वो डायरेक्ट नहीं होता। पर क्योंकि ये हमारे पास में एक हो रहा है आपके पास में, तो ये कैसा रहेगा? डायरेक्ट करंट रहेगा। कैसा रहेगा? डायरेक्ट करंट रहेगा। नाउ दिस आयनिक सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल आता है आपके पास में इसकी कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी of ionic solution। अब देखो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। इसको हम मेजर कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। याद है व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज, फिजिक्स में हम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें कि हम अननोन कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। आपके पास एक कंडक्टर जिसका अननोन रेजिस्टेंस है उसको निकालते हैं आपके पास। तो इसमें क्या होता है आपके पास में कि हम आयनिक सॉल्यूशन में देखेंगे हमारे पास में कि जो रेजिस्टेंस है आयनिक सॉल्यूशन का आपके पास में, क्योंकि आपके पास में लगातार आयंस डिसोशिएट होते जा रहे हैं, आयंस डिसॉल्व होते जा रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट पे आपके पास में उसका जो कंडक्टेंस है वो निकालना जो है वो मुश्किल है। पहला, जैसे दो प्रॉब्लम्स राइज होती है। पहली प्रॉब्लम जो राइज होती है आपके पास में वो होती है पासिंग जो डीसी करंट है आपके पास। क्यों? जैसे ही डीसी करंट अगर आपके पास में एक पास हो रहा है हमारे पास में, तो क्या होगा आपके पास में जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। क्योंकि आयंस यूज हो रहे हैं उस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आयंस जब फ्लो कर रहे हैं तो कंपोजिशन चेंज हो रही है। मान लो 20 आयन थे
फ्लो करते हुए चले गए 4, तो बच गए 16 भाई। तो आपके पास कंपोजिशन चेंज हो जा रही है हमारे पास में इस डीसी करंट के कारण। अगर एसी होता तो उतने ही वापस आ जा रहे, कंपोजिशन सेम रहती, हम निकाल लेते भाई आसानी से। यस और नो? तो आपके पास डीसी करंट प्रोड्यूस होने के कारण क्या हो रहा है आपके पास में कि जो आपके पास में सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आपके पास में जो कंपोजिशन है वो बार बार जो है वो आपके पास में चेंज होती जा रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है आपके पास में कि हम डायरेक्टली सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं कनेक्ट कर सकते। इज नॉट पॉसिबल। आप डायरेक्टली जो है वो सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं कर सकते। इसमें 4 रजिस्टर्स है, मिनिमम हम 4 लेते हैं, 4 रजिस्टर्स है, बीच में आपके पास में एक डिटेक्टर लगा देते हैं जिससे कि हमें एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है। तो सॉल्यूशन को डायरेक्टली उसमें जो है वो कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। अब पहली जो प्रॉब्लम है आपके पास में वो आप रिजॉल्व कर सकते हो कैसे, कि आप एक एसी करंट को जो है वो इंड्यूस कर दो, है कि नहीं? उसके लिए हम ऑसिलेटर को यूज कर लेते हैं कि आप एसी को यहाँ पे ले लो, करंट को जो है वो एसी बना दो। सेकेंड जो प्रॉब्लम है आपके पास में, उसमें हम क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशन है ना हमारे पास में, वो जो सॉल्यूशन आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम एक स्पेशल सेल में जो है वो स्टोर करेंगे जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेल। भाई जो हमारे पास में आया आपके पास में, उसको हमने एक स्पेशल सेल में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, जिसमें आपके पास में जो है वो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं प्लैटिनम के। भाई एक ये रहा आपके पास में प्लैटिनम का मान लो, और एक ये रहा आपके पास में। सो यू हैव 2 यहाँ पे आपके पास में जो है वो इलेक्ट्रोड्स हैं प्लैटिनम के, प्लैनेटाइज्ड electrodes, that's the PT electrodes। जिसके यहाँ पे आपके पास में वायर्स को कनेक्ट करने का पॉइंट होता है आपके पास में, और इसमें आ जाता है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इनके अंदर स्टोर किया जाए जो आपके सेल्स होते बैठ के मोटे वाले, सेम चीज पे आपके पास में वर्क करते हैं। तो अगर हम अब कंडक्टिविटी को निकालें, मान लेते हैं कि भाई जो आपके पास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका वो है ए। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? इलेक्ट्रोड्स का। इन इलेक्ट्रोड्स में जो आपके पास स्मॉल डिस्टेंस है इसको ले लो एल, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, समझो। देखो कंडक्टर में भी क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड में जा रहा है, ये डिस्टेंस एल है। यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड में जाएगा, डिस्टेंस कितना है एल, इसलिए सेपरेशन डिस्टेंस को हमने यहाँ पे जो है वो एल लिया है आपके पास में। तो अगर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आप जो है वो रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमें पता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इक्वल्स टू क्या है, रो एल बाई ए आपके पास में। कंडक्टिंग है आपके पास में तो हम कपा से ले सकते हैं, आर इक्वल्स टू 1 अपॉन कपा एल बाई ए। तो भाई 1 अपॉन कपा एल बाई ए, एल बाई ए क्या होता है, एल बाई ए है सेल कांस्टेंट, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रोड्स का एरिया सेम रहेगा आपके पास, और एल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वो भी सेम रहेगा आपके पास में। तो एल बाई ए को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम, सेल कांस्टेंट कहते हैं यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम जी एक्सट्रिक से। जी एस्ट्रिक से, जी क्या था आपके पास में, कंडक्टेंस। क्या था आपके पास में, कंडक्टेंस। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास में, अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो, ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू जी एल बाई ए, सॉरी हाँ 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 एक सेकेंड,
जी एस्ट्रिक है आपके पास में L/A, जिसे कहते हैं हमारे पास में सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट आपके पास। तो यहाँ से मैं L/A की वैल्यू निकालती हूँ, दैट विल बी व्हाट, R कप्पा। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो सेल कांस्टेंट है L/A, L/A क्या है? सेल कांस्टेंट। ये किसके इक्वल है? R इंटू कप्पा के आपके पास में। किसके इक्वल है? R इंटू कप्पा के। बात करते हैं साथ के साथ इसके यूनिट की आपके पास में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेल कांस्टेंट की यूनिट बताओ। यूनिट निकालना सिखाया हुआ है बेटा। L/A है। L क्या होता है? पता था मुझे। L/A है। L क्या होगा? मीटर। और एरिया? तो यूनिट क्या बन गई? मीटर इनवर्स। कब कान ऐसे पकड़ा कर, ऐसे नहीं घुमा के पकड़ा कर हमेशा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके पास में? अब जो सेल कांस्टेंट है, ये तो आपके पास में सेल कांस्टेंट आ गया। इसको मेजर कैसे करते हैं? नाउ दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसकी मदद से हम जो है वो एक अननोन रेजिस्टेंस, जब भी आपके पास अननोन रेजिस्टेंस है उसको निकालते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं ले रही हूँ KCL सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में KCL सॉल्यूशन क्यों लिया आपने? क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी जो कंडक्टिविटी होती है हमारे पास में, कंसंट्रेशन के साथ हमें पता है भाई कितनी होती है, कि अगर इतना अमाउंट ऑफ आपके पास में है सॉल्यूशन तो इसकी कंडक्टिविटी 50 पे कितनी होगी, 100 पे कितनी होगी, हमें पता है। इसलिए हम KCL का जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे होगा? रेजिस्टेंस आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल के फॉर्म में होगा। यस और नो? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के फॉर्म में होगा आपके पास में। अब आपको निकालना है अननोन रेजिस्टर्स। तो एक बार इसको समझो। देखो आपके पास में रेजिस्टर्स हैं आपके पास R1, R2, R3 और R4, जिसमें आपके पास में जो R2 है आपके पास में वो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है। ये क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोलाइट, या कह दूं कंडक्टिविटी सेल, जो हमें निकालना है, जिसकी बात हम अभी यहाँ पे ऊपर कर रहे थे। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सर्कल मार देते हैं। और ये आपके पास में क्या है? आपके पास में R1 क्या है आपके पास में? वेरिएबल रेजिस्टेंस। सिंबल नहीं याद? वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट नहीं होता? रियोस्टेट। ठीक है, ये होता है आपके पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके पास में। तो R2 है आपके पास में जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, जिसको हमें मेजर करना है, दैट इज कंडक्टिविटी सेल हमारे पास में। R1 हमारे पास हमारा रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपके पास में। और R3, R4 आपके पास में दो नोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दो नोन रेजिस्टेंस है जिनकी हमें वैल्यू पता है।
जिनकी हमें जो है वो वैल्यू पता है आपके पास में। तो अब क्या होगा हमारे पास में कि जो हमारे पास ओ ऑसिलेटर है एसी पावर का, मतलब जो डीसी करंट सप्लाई हो रहा है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, कंडक्टिविटी सेल से, वो उसको एसी में कन्वर्ट करेगा आपके पास में, ठीक है। तो दिस ओ इज ऑसिलेटर, जो कि आपके पास में एसी पावर का चेंज करने के लिए। तो जब कोई करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब जब कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो P आपके पास में क्या है, P डिटेक्टर है। सो दिस विल शो एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन। कोई करंट पास नहीं हो रहा, कोई साउंड नहीं है, कुछ नहीं आपके पास में है, तो मतलब हमें कोई भी जो है वो डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो नहीं होगा आपके पास में। तो डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास R1/R2 विल बी इक्वल्स टू R3/R4। जो इनका रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेशो क्या रहेगा आपके पास में, सेम रहेगा। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ अपना, कौन सा निकालना है, R2, अननोन रेजिस्टेंस। सो R2 विल बी व्हाट, R1/R4 बाय R3, हाँ या ना। तो अब हमें R2 पता चल गया, क्या पता चल गया, R2 पता चल गया आपके पास में, और आपको सेल कांस्टेंट पता है आपके पास में, तो आप कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। क्या पता है हमारे पास में, जी एक्सट्रिक इज व्हाट, कपार, you have known with the R, you have the value of cell constant, तो आप कप्पा भी निकाल सकते हैं यहाँ से। आप क्या करेंगे, कप्पा भी निकाल सकेंगे, क्या आ जाएगा कप्पा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। क्या आ जाएगा आपके पास में, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस आपके पास, ठीक है। यस और नो। तो पूरे से क्या समझे, पूरे से हम समझे हमारे पास में कि जो कंडक्टिविटी है वो सॉल्यूशन की, वो किस किस पर डिपेंड करती है। पहली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फिर जो चार्ज आयंस है आपके पास में उस पर, आयंस की साइज आपके पास में जिसमें वो डिसोशिएट हो रहे हैं हमारे पास में, सॉल्यूशन पे हमारे पास में, मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपके पास में, उस पर डिपेंड करेंगे आपके पास में, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे आपके पास, एंड विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात, पक्का वाली, याद रहेगी। मुस्कुरा देते हैं, याद रहेगी पे ऐसा सवाल हो जाता है कि कैसे पूछ रहे हो, हम नहीं बता सकते, हमें अपने पे ही विश्वास नहीं है ना। मोलर कंडक्टिविटी, नाउ इट कम्स टू मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या है आपके पास में, जब भी मोलर आ जाता है आपके पास में, मतलब कंसंट्रेशन बेस्ड बताना है हमारे पास। सेम इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमने अभी निकाला कंडक्टेंस, हम उसी की बात करेंगे, बट हम 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट की। सो व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो आपने कंडक्टिव सेल बनाया उसमें क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। आपने 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स ले लिए जिनके बीच में यूनिट लेंथ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है हमारे पास में, और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास में जो है वो लार्ज है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है आपके पास में, लार्ज है आपके पास में। क्यों हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज बोला, ताकि उसमें वो 1 मोल पूरा सॉल्यूशन आ सके। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन नहीं बढ़ाएंगे, लेंथ नहीं बढ़ाएंगे, यूनिट लेंथ ही रखनी है आपने, बट आपने क्या करना है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देना आपके पास में, ठीक है। तो अगर हम देखें मोलर कंडक्टिविटी को सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है। जब इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं उनको यूनिट लेंथ में रखा है हमारे पास में, और उनका एरिया इतना है जो कि उस पूरे सॉल्यूशन को अपने अंदर कंटेन कर सके। समझ में आई बात। अभी किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास में, मोलर कंसंट्रेशन पे। तो इसको डिनोट करते हैं किससे, इससे। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, जाया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है आपके पास में, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। एंड कैसे मेजर करेंगे आपके पास में, दिस इज मेजर्ड बाय कप्पा अपॉन सी।
कप्पा अपॉन सी आपके पास में, ठीक है। तो कप्पा की यूनिट क्या है आपके पास में? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स था, हाँ, या फिर सीमन इनवर्स भी लिख सकते हैं हमारे पास में। और कंसंट्रेशन क्या है आपके पास? सी इज कंसंट्रेशन, ये क्या होगा? मोल पर मीटर क्यूब। 1 मोल सॉल्यूशन उसके वॉल्यूम पे मेजर है ना, एरिया तो वेरिएबल जा रहा है आपके पास में, वॉल्यूम सेम रहेगा आपके पास में। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा आपके पास? मोल पर मीटर क्यूब हमारे पास में। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपके पास, ठीक है। मोलारिटी के टर्म्स में अगर बोलें तो क्या आ जाएगा? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है? मोलारिटी, जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है आपके पास में, उसकी मोलारिटी, ठीक है, उसकी मोलारिटी आपके पास में। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं भाई इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस निकालना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 molarity NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55, तो शायद दिया था ना वही, हाँ, 10⁻³ ओम आपके पास है। कहता है भाई मोलर कंडक्टिविटी बता दो। क्या करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के लिए? हाँ, पहले आपको रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। कप्पा, कप्पा के नहीं, कप्पा। मोलर कंडक्टिविटी क्या है आपके पास में? दिस इज कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी आपके पास में। तो क्या जी हमारे पास कप्पा है? कप्पा नहीं है, हमें कप्पा नहीं दिया इसने। बट कप्पा क्या होता है? 1/ρ। कप्पा क्या होता है? L/RA आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या? L/RA। क्वेश्चन से देखिए हमारे पास में दी हुई है वैल्यू। लेंथ कितनी है? डायमीटर 1 सेंटीमीटर आपके पास में, इसका डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा πr², मतलब 3.14 इंटू 1/, मोटर बंद कर जाना, मोटर बंद करना है, नहीं पता स्विच मोटर का, मोटर बंद कर दे। ये निकाली थी कल, इसमें निकालने को बोला था ना। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी भी नहीं निकाली थी। क्यों? क्यों? ये पहले वाले क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी निकाली थी।
तुझे याद ही नहीं था। तो एरिया हो गया 3.14 इंटू 1/4। इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू, रुक जा कैलकुलेटर से निकाल देती हूँ। इसकी वैल्यू आ रही है 0.785 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दिया है आपके पास में, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस कितना है ये आपके पास में। ठीक है, तो लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने दे रही हूँ अभी, 50 सेंटीमीटर। ज़रूरत पड़ी तो आगे चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस कितना है 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया कितना है 0.785, कितना है 0.785। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 50 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ और नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा -3 555 इंटू 785 आपके पास में कितना आएगा। ये आ जाएगी आपके पास में 87.135 ओम। यूनिट क्या आएगी ओम सेंटीमीटर कप्पा। ठीक है, कप्पा आ गया आपके पास में। अरे नहीं, मैंने तो 555785 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, उल्टा होगा। ये आएगी 1.148। रेसिप्रोकेट है ना, 1.148 इंटू 10⁻⁻² सीमेन पर सेंटीमीटर। आई डिड 555 इंटू 785 अपॉन 50, पर हमारा क्या है, हमारा तो 1 है ना, तो उल्टा हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 1.148 इंटू 10⁻⁻²। नाउ कंडक्टिविटी की बात करो, ये कितना है 1.148 इंटू 10⁻⁻² इंटू आ गया आपके पास में 1000। अब मोलारिटी कितनी दी थी, हाँ यहीं पे देख लेना था। मोलारिटी दिया आपको 0.05 NaOH आपके पास में, तो 0.05। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट मोलर कंडक्टिविटी, राइट, पक्का वाली। अगला भी आपके पास यही है हमारे पास में कि मोलर कंडक्टिविटी हमें जो है वो निकालनी है किसकी, बताओ किसकी, क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपको। मोलर कंडक्टिविटी सेकेंड क्वेश्चन बेटे, क्या सोचने लग जाता है हर 2 मिनट में। आस्किंग अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। तो वो तो निकाली ना हमने, मैंने वैसे अलग से नहीं निकाली, मैंने डायरेक्ट इसी में कर दिया ना पूरा, क्योंकि मैंने सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी किया था। वो तुम्हें जब दिया तब मैंने तीनों दे दिया था कि रिवाइज हो जाएगा पूरा, तीनों चीज निकाल लोगे तो। चलिए इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।